नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज आप सभी के बीच में बिहार की प्रमुख झीलें रखूँगा और कहाँ कहाँ है, उसकी विशेषता क्या है, और बिहार के विश्वविद्यालय के बारे में भी जानूँगा। बिहार के और जो सबसे फेमस मेला है, जो बिहार का ही नहीं, जो पूरे वर्ल्ड का फेमस है। कुछ यहाँ पे गर्म कुंड के भी बारे में जानेंगे। आइए तो समय को ना गवाते हुए अपना कार्यक्रम स्टार्ट की जाए। इससे पहले दो लाइन आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आँखों में आँखें डाल के कहा, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। आइए इसी के साथ अपना झील स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग झील के बारे में पढ़ेंगे। झील होता क्या है, ठीक? क्या पढ़ेंगे कि झील क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले झील के बारे में समझ लेते हैं कि झील आखिर है क्या, झील किसे कहते हैं। देखिए, झील होता है ना, भोजपुरिया में एक बार समझ लो लोग मरते, झील का कहल जाला। झीलवा कहल जाला नु कि हमके गांव देहात में जब जानी सन तो कहीं कहीं नदी रहेला नु, तो चारू कार से ये थी कह के आ बिछुआ में तनका ये थी गढ़ा हो जाला, तो चारू कार से माटी भर जाला नु, आ बिछुआ में गढ़ही रहेला तो में पानी रहेला, तो ओकरे के झील कहल जाला। हमनी के गाँव दे माने हमनी के तनी गढ़ा उढ़ा कह देवल जाला, ठीक नु। तो और ये थी एकरा के किताब के भाषा में झील कहल जाला, तो एकरा के हमनी के लिख ले के चाहिए। तो आइए इसे हम लोग लिखते हैं कि झील किसे कहते हैं। देखिए, झील वो है जो कि किसी उसके चारों तरफ स्थल भाग से घिरा हुआ है। झील देखिए, ये हो गया झील, इसकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया झील, ये झील हो गया, देखिए ये सब इसके आसपास ये है आपको स्थल भाग, कहीं से इसमें कुछ नहीं है, ये चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, ठीक है। और बीच में क्या है, पानी है। ये सब हो गया बीच में पानी, ये सब बीच में पानी हो गया। और ये क्या, ये स्थिर होती है, इसकी आवागमन नहीं होती है, यानी ये दूसरे जगह नहीं जा सकता है, एकदम स्थिर होती है, कांस्टेंट मात्रा में होती है। बुझला लोग, ये साफ स्थिर रहेला, कहीं एने ओने ना हिली। जब हिल जाए तो झील के मतलब एक आप है, ठीक। तावा लोग बोर्ड पे देखिए, तो इसको अब लोग हम लोग लिखते हैं कि आखिर झील का ये थी कहा जाता है। तो थोड़ा सा दो शब्द हमारे साथ लिखिए। झील की परिभाषा बता देते हैं, फिर कितने प्रकार की झील है, बिहार में कौन कौन सी प्रमुख झील है, ये चीज़ लिखवा देंगे। तो झील वैसी भाग है, झील स्थल खंड का वैसा भाग जो चारों तरफ स्थल से घिरा हो तथा बीच में जल का भाग हो उसे हम झील कहते हैं। क्या कहते हैं? झील कहते हैं, झील कहते हैं, ठीक है। ये हो गया झील, उसे हम झील कहते हैं। यानी ये चीज़ आप देख लिए कि अभी ये थी फोटो में आपको बताए थे कि बीच में पानी होती है, चारों तरफ स्थल से ढका हुआ है, और ये चीज़ क्या होती है, स्थिर होती है। झील का जो पानी होती है, झील का पानी स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर होती है। ये कहीं स्थिर होती है,
ठीक है, ये कहीं इसका आवागमन नहीं होता है। जैसे कि नदी में होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाए तो वो झील नहीं होगा, ठीक ना, आप समझ पा रहे होंगे। अब आइए बिहार के कुछ विशेष झील के बारे में हम बारी बारी जान लेते हैं कि कौन सी झील कहाँ है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिहार में कौन कौन सा झील है। बिहार में 5 झील प्रमुख आपको बता रहे हैं, ठीक ना। जैसे अनुपमा झील, अनुपमा झील हो गया, गोगाबिल झील हो गया, कटिहार झील हो गया, ये कटिहार झील, सॉरी, अनुपमा झील, गोगाबिल झील, आपको कुशेश्वर झील, बरैला झील, कांवरताल झील, ये सब झील हो गया, ठीक ना। और कौन कौन कहाँ है ये चीज़ आपको लिखवा देते हैं। जिला, ये हो गया जिला, ठीक है, किस जिला में पड़ता है वो चीज़। और ये हो गया झील। फर्स्ट में आपको गोगाबिल झील, गोगाबिल झील, ठीक है, गोगाबिल झील, ये कहाँ है, कटिहार में, कटिहार में, ठीक है। दूसरा नंबर कौन है, कुशेश्वर झील, कुशेश्वर झील, ये कहाँ है, कुशेश्वर झील, दरभंगा में, ठीक है। तीसरा क्या है, कांवरताल झील, कांवरताल झील, ये कहाँ है, बेगूसराय में, बेगूसराय। चौथा क्या है, ये थी हो गया गोगाबिल झील होगा, कुशेश्वर हो गया, बरैला झील, बरैला होता है, बरैला झील, ये कहाँ है, वैशाली में। अब 5वां नंबर में क्या होगा, अनुपमा या अनुपम झील, ये कहाँ है, कैमूर में। देखिए, ये गोगाबिल झील कहाँ है, कटिहार में, ठीक है। कुशेश्वर झील कहाँ है, दरभंगा में। कांवरताल झील बेगूसराय में। बरैला झील कहाँ है, आपको वैशाली में। कहाँ है, वैशाली में है। कहाँ है, वैशाली में। बरैला झील कहाँ है, वैशाली में, ठीक है। अनुपम झील कैमूर में, ठीक है। ये आप सभी को पता हो गया। अब आगे चलिए विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि विश्वविद्यालय की बिहार के जो प्रमुख विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन सी कमेटी के तहत हुई थी। तो सैडलर कमेटी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि सैडलर कमेटी क्या है। तो 1917 के तहत सैडलर कमेटी जो है ना, उसकी गठन के अनुसार हमारे पटना विश्वविद्यालय का ये स्थापना हुआ था। फिर बाद में चल के 1960 में तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। फिर उसके बाद जैसे ये हुआ 2 साल बाद, तो 1962 में हमारे मगध यूनिवर्सिटी का ये स्थापना हुआ। तो ये सैडलर कमेटी के तहत हुआ। और वहीं उसके बाद 1916 में हमारे पटना हाई कोर्ट की भी स्थापना हुआ था। तो ये चीज़ आप लोग को भली भांति समझ गए होंगे। तो यदि आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। और सैडलर कमेटी के तहत, चलिए मैं लिख देता हूँ। अब विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि विश्वविद्यालय की क्या कहानियाँ हैं। विश्वविद्यालय ये विश्वविद्यालय है ना, सैडलर कमेटी के तहत, सैडलर जो है, सैडलर कमेटी के तहत जो हमारे बिहार के पटना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापना हुआ। बाद के वर्षों में 1960 ईस्वी में तिलका मांझी कहाँ है, भागलपुर में है। तिलका मांझी कहाँ है, भागलपुर में। तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। कुछ वर्ष
वर्ष पश्चात 1962 में मगध यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इतना तो आप लोग समझ गए कि 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, 1960 ईस्वी में तिलकामाझी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कि जो कि भागलपुर में है, 1962 ईस्वी में ये थी मगध यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। आप सभी को पता हो गया, ये सैडलर कमेटी के तहत ही हुई थी। फिर हुआ क्या कि हमारे पटना जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता होगा कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 ईस्वी में हुआ, ठीक है। कब हुआ? 1916 ईस्वी में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था, ठीक है। अब इसके बारे में अब कुछ और बिहार की विशेषता जान लेते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आप लोगों को पढ़ाने में और ये कंटेंट लाने में आपके बीच। तो ये आप लोग को इस कंटेंट से आप सभी को कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट होगा, इसलिए आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, क्योंकि उससे हमारी हमको अंदर एक अजब सा एनर्जी आती है जिसे हम आप लोगों के बीच हम अच्छा से पढ़ा सकते हैं, ठीक ना। तो आइए आगे अब चलते हैं। अब मेला के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है, कि बिहार की प्रमुख बिहार में जो मेला लगती है कब लगती है, और बिहार के ही नहीं ये पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, पूरे विश्व में फेमस है। आप सभी को इससे अंदाज़ा लग ही गया होगा। देखिए होता क्या है कि कार्तिक जो होता है, कार्तिक मास की पूर्णिमा में ये एक विशेष प्रकार की मेला लगता है। तो ये नवंबर दिसंबर में लगता है ये मेला, और ये विश्व के पूरे फेमस मेला है। यहाँ पे कार्तिक के पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है, और यहाँ पे लगभग पूरे चीज़ आपको मिलेगा, जैसे कि पशु मेला हो गया, पशु की बिक्री होती है। माने दुनिया की कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि इस मेला में ना मिलता हो। तो ये हमारे पटना से जस्ट बगल में सोनपुर है, वहीं पे लगता है। तो आप सभी को पता होगा ही कि वर्ल्ड वाइड फेमस यानी पूरे विश्व में फेमस है सोनपुर का मेला, ठीक है। सोनपुर का जो मेला है, सोनपुर मेला ये कब लगता है? ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। पूरे एक माह तक ये चलता है, ठीक है। पूरे एक माह तक ये मेला चलता है। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है जो सोनपुर मेला कहा जाता है, ठीक है, जिसे सोनपुर मेला कहा जाता है। आप सभी को पता होगा ही। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ नर्तकी वगैरह यहाँ पे आता है, लोग फेमस हो जाता है लोग, ठीक। अब आगे हम लोग कुछ और बिहार की विशेषता पढ़ लेते हैं। बिहार में और क्या क्या चीज़ें। देखिए बिहार की एक सबसे गर्म कुंड है जो ब्रह्म कुंड। उसमें होता क्या है कि उस सप्त धारा के तहत उसमें धाराएँ निकलती है, ठीक ना। अब जाइएगा ना राजगीर में, ये कहाँ है? राजगीर में। और वहाँ गोह के मुँह, ये पहाड़ से जो निकलती है धारा, वो पहाड़ के अंदर से पानी निकलती है। अभी तक उसको पता नहीं लगा पाया गया है कि आखिर ये पानी गर्म क्यों है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों के कथन अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पे इस पहाड़ में सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण वो जो ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कुंड के पानी गर्म होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग जाइएगा तो एक अंदर से कुंड बना हुआ है, और वो सप्त धारा होके पहले तो बाहर एक गोह के मुंह से पानी निकलता है। उस गोह के मुंह से आप अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल कर लीजिए, फिर नीचे उतरिएगा, और नीचे उतरने के बाद गड्ढा में आपको दिखेगा, जैसे कि आप मेरे साइड में देख पा रहे होंगे कि ब्रह्म कुंड का एक वीडियो यहाँ पे देखिए चल रहा होगा, ठीक ना। ये ब्रह्म कुंड है, ठीक। और ये इतना गर्म है कि गर्म के साथ साथ आपके शरीर में जितने भी दर्द होती है उसमें नहा लेते हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि दर्द खत्म हो जाती है। और ये बिहार की सबसे गर्म कुंड है। बिहार के कहाँ पे स्थित है? ये राजगीर में, ठीक है। आप लोग जब भी अगर बिहार आते हैं घूमने तो यहाँ राजगीर आइए, राजगीर में जाकर ब्रह्म कुंड में जरूर नहाइए, लेकिन गर्मी के दिन में मत जाइएगा, क्योंकि वो पानी एकदम खौलता है और खौलने के बाद बर्दाश्त नहीं हो पाता है, ठीक है। बिहार के सबसे गर्म कुंड, बिहार का सबसे गर्म कुंड ब्रह्म जो है, गर्म कुंड है, ठीक है, गर्म कुंड है। और इसकी थोड़ी सी और विशेषता मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोग सप्तधारा से नहाते हुए अंदर की तरफ आप जाइएगा, ब्रह्म कुंड में नहाइएगा, ब्रह्म कुंड से फिर ऊपर निकलिएगा, ऊपर से निकलने के बाद उससे और आगे ऊपर चढ़िएगा ना, तो चढ़ने के बाद वहाँ पे कुछ देवी देवता लोग का ये थी है मूर्ति वगैरह है, वहाँ पे पंडित जी लोग बैठे हुए रहते हैं। वहाँ पे ये थी जाइएगा तो आपसे मंत्र पढ़ाएंगे लोग, मंत्र पढ़ा के आपके पूरे कुल का गोत्र का नाम पूछ लेंगे लोग, पूछ के आपकी शुभकामनाएं देंगे लोग कि आपका भविष्य उज्जवल हो। तो यदि जाते हैं तो उस तरह की ये थी हुई है, लेकिन वहाँ पे जाइए तो पंडा लोग से बच के रहिएगा, क्योंकि अगर बच के नहीं रहिएगा तो पंडा लोग लूट लेगा। यहाँ पे ये चीज़
होता है। और एक वहाँ राजगीर की कुछ और विशेषता बताते हैं। राजगीर में आप लोगों ने जरासंध और कृष्ण के बीच युद्ध हुआ था, ये चीज़ आप सभी को तो पता होगा ही। वास्तव में वहाँ पे जाइएगा तो उनका रथ जो था ना धंसा हुआ है, बाप रे, उनका जो पैर का चिन्ह है, वास्तव में उस समय लोग बलशाली हुआ करते थे। बहुत बड़ा उनका पैर का चिन्ह है, लगभग 1 फीट से ज़्यादा लंबा उनका पैर है, ऐसा हमने खुद देखा है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत आपके बातें बता रहा हूँ। और जो मतलब उनके रथ का चिन्ह है ना, अभी तक उस पत्थर पे, पहाड़ पे धंसा हुआ है। यानी उस समय कितना बलशाली हुआ करते थे लोग, कितना पावर हुआ करता था उन समय के राजा महाराजाओं में, ठीक ना। और ये कृष्ण के बीच युद्ध यहीं पे राजगीर में हुआ था, ठीक। और देखिए और वहाँ पे क्या है, राजगीर में जू सफारी है, जो कि अंदर आपको बिहार का सबसे फेमस अभी है कहा जाए तो राजगीर का कांच ब्रिज है। यहाँ पे विदेशों से भी लोग आया करते हैं, जैसे कि चीन हो गया, थाईलैंड हो गया, मंगोलिया हो गया, यहाँ से लोग विदेशों से आके अपना यहाँ पे देखते हैं लोग, क्योंकि ये गौतम बुद्ध की कर्मस्थली कर्मस्थली है, यहाँ पे ज्ञान स्थली है, और उसी को देखने आते हैं। तो यहाँ पे लोग घूम भी लेते हैं। और यहाँ पे अभी के मौसम में तो अभी जैसे गर्मी का मौसम है, अप्रैल माह में है, और ये लास्ट है अप्रैल का, तो अभी तो इतना गर्मी है वहाँ पे कि अभी घूमना संभव नहीं हो पाता है। ठंडी के मौसम में ज़्यादातर यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोग जान गए, ठीक। और देखिए अब बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ से 36 प्रतिनिधि शामिल हुए थे जब संविधान सभा बन रहा था। कितने प्रतिनिधि? 36 प्रतिनिधि, 36 प्रतिनिधि, 36 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। शामिल हुए कहाँ पे? संविधान, जब संविधान सभा बन रहा था तब, संविधान सभा के निर्माण में, ठीक है। संविधान सभा के निर्माण में ये 36 प्रतिनिधि हमारे बिहार से शामिल हुए थे, ठीक ना। ये चीज़ तो हम लोग जान गए। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि हमारे जो बिहार का सबसे फेमस है, हाँ एक चीज़ और वहाँ के बता देते हैं। जब वहाँ जाते हैं, राजगीर जाते हैं, तो GI टैग जिसे मिला है, ये थी जिसे जियोग्राफिकल इंडेक्स में रखा गया है, जो कि सिलाव की खाजा आप लोगों ने जानते होंगे। ये ऑनलाइन भी इसका ऑर्डर होता है, ठीक ना। तो सिलाव को खाजा, ये जो सिलाव है वहाँ के खाजा को GI टैग मिला है, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, विश्व में पूरे प्रसिद्ध है वहाँ के खाजा। और वास्तव में अच्छा लगता है, मैंने भी उसे खाया है, बहुत ही अच्छा लगा है, ठीक ना। सिलाव का खाजा बहुत फेमस है। तो ये चीज़ हो गया। अब मधुबनी पेंटिंग क्या है? मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग। ये मधुबनी पेंटिंग भी कहाँ से संबंधित है? बिहार से ही संबंधित है, बिहार से संबंधित है, ठीक है, संबंधित है, ठीक है, बिहार से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग भी बिहार से संबंधित है। अब इससे आगे और थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। आधुनिक बिहार का जनक हम किसे मानते हैं? आप सभी को पता होगा ही कि आधुनिक बिहार का जनक हम डॉक्टर सच्चिदानंद को मानते हैं। और डॉक्टर सच्चिदानंद को ही क्यों मानते हैं? क्योंकि जब बंगाल प्रांत था ना, तो उस समय बंगाल प्रांत से उन्होंने ही पहली बार कहा था कि नहीं, बंगाल प्रांत से अलग होकर हमारा बिहार एक अलग होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ये थी आधुनिक बिहार का जनक माना जाता है। आधुनिक बिहार का जनक किसे माना जाता है? ये चीज़ लिख देते हैं। आधुनिक बिहार का जनक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। देखिए यहाँ हमारे बिहार की सारी जो जोग्राफिकल है था, हिस्टोरिकल था, पॉलिटिकल था, ये सारी चीज़ अब यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। अब आगे हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्लास में आपको हिमाचल प्रदेश की चर्चा की जाएगी। तब तक यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे और बच्चों की इससे जानकारियाँ बढ़ सके। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।